सो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी चैप्टर नंबर 6 की, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही कहा था कि आज की क्लास आप तब देखिएगा जब आपने पूरा चैप्टर अपना अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया है, यू हैव गॉन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड द नोट्स, ताकि आज जो आप समरी बनाएंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे वो आपके लिए बहुत ही एफिशिएंट आउटपुट निकले। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम कुछ 1 मार्क का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको 1 मार्क का क्वेश्चंस दिखाऊंगी, आप उनको नोट डाउन करेंगे और आप उनको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे एंड देन उसके बाद हम उसके आंसर जो हैं क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं, उसके बाद हम समरी करेंगे इस चैप्टर की। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट। तो आप पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस पेज पे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए एंड देन हम इन क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट। ये आपका सबसे पहले ही हमने बेसिक डेफिनेशन में किया था कि रूरल डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस दैट एम्स टू इम्प्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द रूरल लाइफ। तो ये वाला आंसर आप वहीं से ही नोट करेंगे। देन सेकेंड आंसर, व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था। इट बेसिकली रेफर्स टू, आप यहाँ तो मेरे आंसर से अपना आंसर टैली कर सकते हैं, वरना अगर आपको कोई आंसर नहीं आए तो आप उसको मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। इट रेफर्स टू अ सिस्टम, in which marketing societies are formed by farmers to sell their, ये आपको विजिबल है, मैं एक बार जूम कर देती हूँ आपके लिए। हाँ जी, it refers to a system in which the marketing societies are formed by the farmers to sell the output collectively and take advantage of collective bargaining. ओके, इस तरह के आपको जनरली 1 मार्कर्स आएंगे। हम ये इस पैटर्न में क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़े से आंसर्स लिखने की आदत भी हो एंड आपके इससे सारे चैप्टर के 1 मार्कर्स का कवरेज हो जाएगा। तो आपको फिर इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके 1 मार्क का सारे हम क्लास में ही कवर कर देंगे। व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के कौन से 2 टाइप होते थे। पहला टाइप आपका होता था डाइवर्सिफिकेशन इन द क्रॉपिंग पैटर्न और दूसरा कौन सा होता था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। फर्स्ट वन, जस्ट राइट डाउन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और दूसरा आपका होता था टाइप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब ये आपका 1 मार्कर है, तो आपको बस ये दोनों टाइप लिखने हैं, यू नीड नॉट एक्सप्लेन देम फर्दर। उन्होंने जस्ट आपसे 2 एस्पेक्ट्स मांगे हैं, आप उनकी बस हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। अब आप एक बार पहले इन 3 क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चंस को लिखिए, उन्हें खुद अटेम्प्ट करिए। तो आपने लिख लिया होगा। आइए आगे इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। विच इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट इन द रूरल फाइनेंसिंग।
कि रूरल फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा, सबसे जो ऊपर इंस्टीट्यूट है वो कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के कौन से पार्ट्स होते थे। उसमें हमारा आता था कोऑपरेटिव बैंक, देन हमारा कोई और फाइनेंशियल बैंक आता था, फिर हमारा रूरल बैंक आता था। उसके बाद हमने सबसे दो इंपॉर्टेंट पढ़े थे, नबार्ड एंड एसएचजीज। अब नबार्ड में हमने पढ़ा था कि ये एपेक्स बैंक है, ये बाकी सब जो बैंक्स आते हैं वो इसके अंडर आते हैं। एपेक्स मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा बैंक। ओके, सो कौन सा सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूट है, दैट इज नबार्ड। तो आप वहां पे साइड पे लिखेंगे भी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर and rural development. Okay, then name 3 institutional source of agriculture credit, कि आपके एग्रीकल्चर क्रेडिट के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कौन से हैं। तो इसमें आप कोई भी 3 इंस्टीट्यूशनल सोर्स लिख सकते हैं। पहले हम लिख देते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें आपके एसएचजी, नबार्ड, कोऑपरेटिव बैंक्स, आपके कमर्शियल बैंक्स, एंड देन आपके रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, सो ये आपके 3 इंस्टीट्यूशनल सोर्स हो गए। सो इस तरह के 1 मार्कर वो आपसे पूछ सकते हैं, जहां वो आपसे सिर्फ हेडिंग पूछ लेंगे या फिर सिर्फ नेम द फॉलोइंग पूछ लेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे 1 मार्कर्स ही आएंगे। ओके, यहाँ कोई डेफिनेशन पूछ लेंगे। अब व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस, हमने पढ़ा था कि माइक्रो फाइनेंस मतलब आपका किसका दूसरा नाम, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का दूसरा नाम है माइक्रो फाइनेंस। सो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, is basically a credit scheme. Microfinance is a credit scheme, extended to the poor through self-help groups. Okay, that is your SHGs. So ये आपका माइक्रो फाइनेंस होता है। इट इज बेसिकली अ क्रेडिट स्कीम दैट इज एक्सटेंडेड टू द पुअर थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो आइए नेक्स्ट 1 मार्कर्स पे चलते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ 1 मार्कर्स। तो पहले मैं आपको 1 मार्कर्स दिखा देती हूँ, आप उन्हें नोट डाउन करके खुद अटेम्प्ट करिए। सो नोट डाउन दीज 3 फर्स्ट। Why have self-help groups been set up, कि वो सेटअप क्यों हुए, what do you mean by operation flood, and then why is minimum support price fixed by the government. So सबसे पहला why have SHGs been set up, जब हम SHG का टॉपिक ही कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्यों सेटअप होते थे। दे वांटेड टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ सेविंग अमंग्स पीपल, कि लोग सेव करें, मनी पूल इन करें, एंड देन ग्रुप में जिसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी उसको ये मनी प्रोवाइड किया जाता था। सो SHGs हैव बीन सेट अप। SHG एक बार जूम कर लेते हैं इसको। सो SHGs have been set up to promote thrift in small proportion to promote thrift in small proportion by a minimum contribution from each member from the pooled money credit is given
From the pool money, credit is given to the needy members, to be repayable, in small installments, at reasonable इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? ये प्रमोट करता था सेविंग अमंग दी मेंबर्स, और फिर जो पूल ऑफ मनी क्रिएट होता था उस पूल ऑफ मनी में से मनी दिया जाता था फॉर द पीपल हु नीडेड द मोस्ट, एंड धीरे धीरे ये लोग मनी रीपे करते थे, दैट इज इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स. और जो ये लोन दिया जाता था ये बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता था एज कंपेयर टू द बैंक्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड हमारा क्या था? हमने डेयरी में पढ़ा था ऑपरेशन फ्लड, समथिंग रिलेटेड टू व्हाइट रेवोल्यूशन, राइट? सो ऑपरेशन फ्लड इज अ सिस्टम, whereby all the farmers can pool their milk, produced according to the grades, can pool the milk produce according to the grades, and the same is processed, and marketed to urban centers through cooperatives. सो ऑपरेशन फ्लड का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? कि सारे जो भी फार्मर्स हैं वो अपनी मिल्क प्रोडक्शन को पूल इन करें, एंड देन फिर जो ये मिल्क पूल इन होता था इसको ग्रेड्स के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से स्प्लिट कर दिया जाता था, एंड देन ये थ्रू कोऑपरेटिव्स अर्बन सेंटर्स पे जाते थे और मार्केट होते थे. ओके, सो दिस वाज योर ऑपरेशन फ्लड. तो अगर आपने अपने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रिवाइज करे होंगे, पढ़े होंगे, क्लास में सुने होंगे, तो ये आप क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो ये आपकी एक बेसिकली रिवीजन हो रही है ताकि आप एक सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सके कि आपको कितना रिटेन हो रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is minimum support price fixed by the government? गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों फिक्स करना चाहती थी? ये हमने प्राइसिंग पॉलिसीज में पढ़ा था, यानी जो मेजर्स गवर्नमेंट ले रही थी टू रेगुलेट द मार्केट, टू मेक इट अ बेटर कंडीशन. सो गवर्नमेंट वाज बेसिकली फिक्सिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैं MSP लिख रही हूँ, was fixed by the government to safeguard the interest of the farmers. वो ये नहीं चाहते थे कि फार्मर्स प्राइसेस में एक्सप्लॉइट हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया था कि इसके बिलो आप फार्मर से गुड्स नहीं परचेज कर सकते. ओके, सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस. Why do people seek employment in non-farm sector? तो अगर आपको आंसर आता है तो आप पॉज करके पहले आंसर लिख लो, और अगर नहीं आता या आपको रिकॉल नहीं हो रहा या कंफर्म करना है तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं. सो पीपल यूज टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन नॉन फार्म सेक्टर्स. क्यों सीख कर रहे थे वो? एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया था एंड उसमें कोई एडिशनल लेबर का स्कोप नहीं रह रहा था. सो पीपल सीक एम्प्लॉयमेंट इन नॉन फार्म सेक्टर एज एग्रीकल्चर was overcrowded, was already overcrowded,
and it could not offer additional employment. ओके, सो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पढ़ा था कि बहुत ओवर क्राउडेड हो गया था, इसीलिए लोग अब नॉन फार्म एक्टिविटीज में डाइवर्सिफाई करना चाह रहे थे. सो व्हाट इज द शेयर ऑफ फिशरीज इन जीडीपी? ये हमने फिशरीज के टॉपिक में किया था जब हम उसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि इसका जीडीपी में कितना शेयर है. सो द शेयर ऑफ फिशरीज इन द जीडीपी इज 0.8%. ओके, तो मैंने आपको तब भी वहां पे लिखवाया था ब्रैकेट लगा के कि ये आपके 1 मार्कर में पूछा जा सकता है. सो आइए नेक्स्ट पे चलें अब. सो अ वेरी शॉर्ट वन, आप पहले इसके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर आप एक बार आंसर सोच लीजिए और साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लीजिए. सो विच स्टेट्स आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स? मरीन प्रोडक्ट्स की मेजर स्टेट्स कौन सी पढ़ी थी हमने, जो सारी हमारी कोस्ट लाइन के साथ साथ थी? सो ये कौन सी थी? केरला, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र आपका है बहुत मेजर प्रोड्यूसर, एंड तमिलनाडु. ओके, सो आपको वो 2 स्टेट्स करके भी पूछ सकते हैं, विच 2 स्टेट्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स, तो आपको कोई 2 स्टेट्स का नाम बताना होगा. देन कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज? जो ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज फॉर्म हो रही थी, इनका बेसिक पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये था कि ये फार्मर्स को एक बहुत ही फेयर प्लेटफॉर्म और फेयर प्राइजेस प्रोवाइड कर सके उनके गुड्स के लिए. सो द मेन aim of the cooperative marketing society is to realize fair prices, to realize fair या reasonable prices, जो भी आप लिखना चाहें, for the farmers products. वो चाहते थे कि वो एक्सप्लॉइट ना हो और उनको फेयर प्राइसेस मिले फॉर द गुड्स दे आर प्रोड्यूसिंग. सो नेम द स्टेट विच हैज एन एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कॉर्पोरेशन. कि कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन या इम्प्लीमेंटेशन हुआ था ऑफ योर ऑपरेशन फ्लड. ऑपरेशन फ्लड के वहां पे हमने पढ़ा था, ये कौन सी स्टेट है? गुजरात. सो यहाँ आपका सबसे एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन था. ओके, उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डज हॉर्टिकल्चर रिक्वायर फॉर इट्स डेवलपमेंट? ये हमने हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि दैट रिक्वायर्स कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, इलेक्ट्रिसिटी. सो आपको ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना है. सो आप इसको लिख सकते हैं, द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड वाज इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज, देन आपका मार्केटिंग लिंकेजेस, उसके बाद स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स, एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट. ओके, सो ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के. सो वो बेसिकली आपसे बहुत छोटे ब्रीफ क्वेश्चंस पूछेंगे 1 मार्कर्स में, वो कोई डिटेल्स नहीं चाहते. एंड दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, क्योंकि आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, यू हैव टू जस्ट गिव देम अ 1 लाइन आंसर और अ ब्रीफ डेफिनेशन और प्रॉबेबली अ नेम ऑफ द स्टेट और सम फैक्ट्स और फिगर्स. ओके, सो ये हमारे 1 मार्कर्स कंप्लीट होते हैं. तो आइए इस चैप्टर की जल्दी से समरी लिखते हैं ताकि हम इस चैप्टर को यहीं वाइंड अप कर सके. सो समरी लिखनी है मतलब आपको चैप्टर याद होना चाहिए, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको ये समरी लिखना फ्रूटफुल रहेगा.
मैं आपको समरी क्लास में लिखवा रही हूं ताकि आप मेरे साथ साथ इसको रिवाइज करें और मेरे साथ साथ इसको लिखें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि आपका रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। दैट इज रूरल डेवलपमेंट की बेसिक डेफिनेशन। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस and comprehensive socio-economic, it refers to a continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life. आई नो आपने डेफिनेशन पहले भी लिखी हुई है, बट समरी का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप जब एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर रहे हो या फिर आप सुबह उठ के रिवाइज कर रहे हो, तो आप बस की पॉइंट्स देखते जाओ ताकि आपको एग्जाम में की पॉइंट याद हो एंड आप उसके अंदर के जो डिटेल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वहां पे लिख सको। समरी का बेसिक पर्पस है आपको सारे की पॉइंट्स एक ही जगह पे लिखवाने का, ताकि आप एग्जाम से पहले पेजेस ना फ्लिप करते रहें। ओके, सो दिस इज रूरल डेवलपमेंट डेफिनेशन। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसको हम दूसरा नाम क्या दे देते थे कि चैलेंजेस क्या हैं या इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट क्या होंगे। इसमें हम लिखेंगे फॉलोइंग एरियाज। आपकी समरी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आपको उसको पढ़ के कुछ समझ ना आए, तो आपको उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाए। फॉलोइंग एरियाज नीड फ्रेश इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट। ओके, इसमें सबसे पहला आपका कौन सा पॉइंट था? अगर आपको पॉइंट्स आते हैं तो आप पहले एक बार वीडियो पॉज करो और पॉइंट्स लिखो, वरना आप मेरे साथ साथ ही पॉइंट्स को रिकॉल करके लिखते रहो, बिकॉज मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ आपने ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया है। फर्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसके अंदर का कंटेंट मैं आपको नहीं लिखवाऊंगी समरी में, अदरवाइज समरी का कोई पर्पस नहीं रहेगा। देन सेकेंड आपका डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन थर्ड आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा था? हमने पढ़ा था कि इसमें 3 पॉइंट्स के आगे डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। देन उसके बाद आपका इसी में था लैंड रिफॉर्म्स, एंड देन आपका था एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। ये सारे प्रोसेस है फॉर द पर्पस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर आपको रूरल डेवलपमेंट करनी है, सो यू हैव टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड यू हैव टू टेक इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ दीज एरियाज। ओके, देन उसके बाद हम अपने नेक्स्ट मेजर टॉपिक पे आ गए, वो था हमारा रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट क्या होता था सबसे पहले वो करेंगे। रूरल क्रेडिट हमें क्यों जरूरी था? हम ये कहते थे कि फार्मर जब क्रॉप को सो करता है और जब उसको रीप करता है तो उसके इस प्रोसेस में बहुत टाइम गैप आ जाता है। ओके, ये टाइम गैप को फुलफिल करने के लिए रूरल क्रेडिट चाहिए होता था। सम ऑफ द जस्ट अ सेकेंड, द ग्रोथ, यहाँ पे ये कट कर लीजिए, ग्रोथ of the rural economy, growth of the rural economy depends
on the timely infusion of what? Of the rural credit. ठीक है, उसके बाद हमारे सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट क्या थे? देन आप पहले सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट लिख लीजिए. सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, इसमें आपके दो सोर्सेज आते थे. हम यहीं पे एरो बना के लिखेंगे. आपका आता था नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड देन आपका आता था इंस्टीट्यूशनल सोर्स. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले आपने रूरल क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा लिखा, फिर उसके बाद आप अपने नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्स को डिस्कस करेंगे. सो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या आते हैं? मतलब आपके इनफॉर्मल सोर्सेज जो हो गए. इसमें आते थे आपके रिलेटिव्स, वो और क्या आते थे इसमें? मनी लेंडर्स, देन रिच लैंडलॉर्ड्स, एंड उसके बाद ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट्स. ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट्स. सो ये आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स थे चार, बेसिकली रिलेटिव्स, रिच लैंडलॉर्ड्स और आपके मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स. उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन कौन से आते थे? आपका होता था कोऑपरेटिव क्रेडिट, देन आपका होता था लैंड डेवलपमेंट बैंक. उसके बाद आपके आते थे रीजनल रूरल बैंक्स. उसके बाद आपका कौन सा था? कमर्शियल क्रेडिट बैंक्स. देन यू हैड द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स लाती थी. उसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट, नबार्ड एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs. ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके. सो इन केस आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ. सो ये आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्स थे. तो अभी तक हमने कर लिया अपना बेसिक रूरल डेवलपमेंट क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है. फिर हमारे रूरल क्रेडिट का सोर्सेज कौन से होते हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एंड उनकी फर्दर बाइफर्केशंस. सो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब. देन आपका नेक्स्ट हमारी क्या आई थी? प्रॉब्लम्स फेस बाय रूरल क्रेडिट. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? Just a second. Problems faced by रूरल क्रेडिट. ठीक है, सो इसमें रूरल क्रेडिट या रूरल बैंकिंग भी कर सकते हैं आप, कि कौन सी लिमिटेशंस थी और कौन सी प्रॉब्लम्स थी. फर्स्ट आपके पास था इनसफिशिएंसी, कि इनसफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज था, ऑफ फंड्स था. देन उसके बाद इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स. देन आपकी इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, कि जितना रिक्वायर्ड होता था उतना अमाउंट सैंक्शन नहीं होता था. इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, राइट. उसके बाद आपका था लेस अटेंशन टू पुअर मार्जिनल फार्मर्स.
ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए एंड आई एम होपिंग आप मुझसे पहले इन पॉइंट्स को लिख के बैठे होंगे. देन ग्रोइंग ओवरड्यूज. ओके, सो ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स थी कि इनसफिशिएंसी थी, इनएडिक्वेसी थी, कवरेज आपकी इनएडिक्वेट नहीं थी, अमाउंट आपका इनएडिक्वेट था, देन ओवरड्यूज बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे थे एंड लेस अटेंशन वाज पेड टू पुअर रीजनल फार्मर्स. ओके, सो ये आपके रूरल क्रेडिट का टॉपिक में पॉइंट्स थे. अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसमें हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग की डेफिनेशन को ही हम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की डेफिनेशन में बिठाएंगे. सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, it is basically a process that involves assembling, storage, processing, then transportation, packaging, then grading and distribution, यहाँ तक आपकी मार्केटिंग की डेफिनेशन एक तरीके से हो गई. ऑफ व्हाट? ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल commodities across the country. सो ये आपका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हो गया. तो वो आपसे 1 मार्क में इसकी डेफिनेशन जरूर पूछ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फार्मर्स को प्रॉब्लम क्या आ रही थी. सो द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स, कि कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स वो एनकाउंटर कर रहे थे. सो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी सारी हेडिंग्स जो है वो एक डिफरेंट पेन से लिखें और पॉइंट्स जो है वो आप डिफरेंट पेन से लिखिएगा. सो सबसे पहली प्रॉब्लम थी दे वर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय बिग ट्रेडर्स, मैनिपुलेशंस बाय बिग ट्रेडर्स. देन सेकंड, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, उन्हें मार्केट का नॉलेज ही नहीं होता था, इसीलिए उन्हें प्राइसेस भी प्रॉपरली पता नहीं होते थे. देन आपका लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, राइट. सो ये 3 प्रॉब्लम्स जो थी फार्मर्स मेजरली फेस कर रहे थे. उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी. अब प्रॉब्लम्स पढ़ी है तो उसके मेजर्स भी आएंगे. सो measures to improve agricultural marketing. So government had adopted which all measures? So government adopted the following measures to improve the system of what? Of agricultural marketing. कौन से सिस्टम थे ये? एक बार आप थोड़ा खुद सोचने की कोशिश करिएगा. चलो हिंट के लिए मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता देती हूँ. सबसे पहला कौन सा उन्होंने अडॉप्ट किया था? रेगुलेटेड मार्केट्स. देन उसके बाद बताइए कौन सा पॉइंट होगा? अपनी नोटबुक्स में फटाफट लिखिएगा मेरे से पहले. सो सबसे पहला रेगुलेटेड मार्केट्स. अगर आप समरी में लिखना चाहें तो आप रेगुलेटेड मार्केट्स और जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं उन पे एक लाइन लिख सकते हैं, बट वो आप खुद लिखेंगे. मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में नोट्स बना के देना चाहती हूँ.
सो फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटेड मार्केट्स. सेकेंड कौन सा था? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. सो गवर्नमेंट उन्हें बेटर रोड्स, बेटर स्टोरेज, बेटर वेयर हाउसेज, बेटर रेलवे फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहती थी. सो सेकेंड आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. थर्ड आपकी कोऑपरेटिव मार्केटिंग. कोऑपरेटिव मार्केटिंग हमने अभी पढ़ा. सो बेसिकली इसका एम क्या था? टू गेट गुड एंड फेयर प्राइसेस फॉर द फार्मर्स. कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, राइट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज. उसके बाद फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स. सो डिफरेंट प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे. सबसे पहला आपका क्या था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. दूसरा बताइए, जल्दी से लिखिए. मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम MSP एब्रीविएट कर देते थे, कि गवर्नमेंट एक सेट प्राइस सेट कर देती थी कि इससे नीचे फार्मर्स को इस फूड क्रॉप के लिए नहीं पे होगा. देन मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ताकि कोई भी कैलेमिटी आए तो एटलीस्ट फूड ग्रेन का शॉर्टेज नहीं हो. सो मेंटेनेंस of buffer stock. So maintenance of buffer stock. And then last आपका कौन सा था जो हम राशन शॉप्स की बात कर रहे थे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो PDS. ओके. सो ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स ला रही थी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग. उसके बाद हमारे दूसरे कौन से था? इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स. ये कौन से दो थे चैनल्स? चलिए मैं आपको हिंट के लिए पहला बताती हूँ, आप दूसरा गैस करिएगा. इसमें हम बात करते थे ओरिजिन ऑफ द फार्मर्स मार्केट की, जिसमें हम बोलते थे कि इट बेसिकली गिव्स अ बूस्ट टू द स्मॉल फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग देम डायरेक्ट एक्सेस टू द मार्केट्स. सो सबसे पहला कौन सा पॉइंट था? ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट्स. इसमें क्या उनका मोटिव था? कि फार्मर्स को डायरेक्ट एक्सेस दो कंज्यूमर्स का एंड एलिमिनेट द मिडलमैन. इसका मोटिव आप लिख सकते हैं, प्रोवाइड direct access to consumers and eliminate middlemen, ताकि फार्मर्स को बेटर प्रॉफिट मिले और कंज्यूमर्स को बेटर प्राइसेस मिले. दूसरा कौन सा था? दूसरा आप लोगों ने गेस करना है. दूसरा था अलायंस with national and multinational corporations. सो अगर आपको ये याद रहा, सो वेरी गुड कि आपने सब कुछ एक बार रिवाइज करा है एंड थरोली क्लासेस को अटेंड करा है. सो अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. ओके. सो ये ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स बेसिकली अराइज हुए थे फॉर द फार्मर्स. उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमने पढ़ा था डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक, कि डाइवर्सिफिकेशन के रीजन एंड बेनिफिट्स क्या थे. रीजन एंड बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. ओके. सो रीजन तो ये था कि एक क्रॉप पे जो डिपेंडेंस थी वो कम हो जाए और जो ओवरऑल रिस्क था फार्मर्स का वो कम हो जाए. So reason, diversification was needed. Diversification was needed because there is
आप इसको यहाँ इजी कर लीजिए. डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड बिकॉज देयर इज ग्रेटर रिस्क in depending, there is greater risk in depending exclusively on farming and to provide productive sustainable livelihood option to rural people, कि एक क्रॉप पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए एंड दे गेट सम ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन ऑल्सो, ऑल्टरनेट सोर्स टू अर्न रेवेन्यू ऑल्सो. इसके बेनिफिट्स लिख लीजिए. बेनिफिट्स कौन से होंगे हमारे? पहला एम्प्लॉयमेंट और सेकंड टू ओवरकम पॉवर्टी थ्रू हायर इनकम. सो ये बेनिफिट्स हो गए आपके. सो ये आपका रीजन था डाइवर्सिफिकेशन का और ये बेनिफिट था. इसके बाद हम देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन में ही आगे जो हमने पढ़ा था, दैट इज टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. ये अभी हमने 1 मार्कर में भी कवर किया है. सो इन केस आपने पहले रिवाइज नहीं किया होगा तो आपको अभी याद होगा क्योंकि आपने अभी 1 मार्कर में इसको करा है. सो टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इसमें आपके 2 टाइप की डाइवर्सिफिकेशन होती है. एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. सेकेंड वन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, राइट. उसके बाद आती है हमारी, हमने पढ़ा था एक और टॉपिक जो हमने बात करी थी नॉन फार्म एक्टिविटीज की. नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जहां पे आपका सिर्फ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व नहीं है. नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो मैं इसकी आपको मेजर हेडिंग्स दूंगी एंड यू गाइज हैव टू मेक श्योर. हमने एक क्वेश्चन करा था जहां पे हमने ये टॉपिक स्टार्ट ही किया था एंड उसमें हमने लिस्ट डाउन द नॉन फार्म एक्टिविटीज. हमने एक एक हेडिंग लिख के उनका 1 लाइनर लिखा था. सो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हेडिंग्स दे रही हूँ. यू हैव टू राइट द 1 लाइनर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके. सो आपकी सबसे पहली नॉन फार्म एक्टिविटी हमने कौन सी करी थी? एनिमल हस्बेंड्री. सो फर्स्ट वन वाज एनिमल हस्बेंड्री, जिसका दूसरा नाम होता था लाइव स्टॉक फार्मिंग. ओके. सेकेंड आपकी थी डेयरिंग, जिसमें हम बात करते थे कि हम मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. फिर हमने करा था फिशरीज, जिसमें हम फिशेस और मरीन लाइफ से रिलेटेड करते हैं. देन हमने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर एंड इंडिया स्टैंड्स एट द सेकंड पोजीशन इन हॉर्टिकल्चर. डू यू गाइस रिमेंबर जहां हमने बात की थी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस की सप्लाई करता है इंडिया. इट एक्सपोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट स्टैंड्स एट द सेकंड पोजीशन. ओके. एंड लास्ट हमने बात करी थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, दैट इज योर IT सेक्टर. सो ये आप एक बार नोट डाउन करो एंड मेक श्योर दैट यू राइट द 1 लाइनर्स अलोंग, ताकि आपको उस टाइम बिल्कुल ब्रीफ में डेफिनेशन याद हो एंड आप कुछ भूले नहीं हो. उसके बाद हमने हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक करा था जो कि है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने पढ़ा था इट रिलाइज ऑन टेक्निक्स लाइक क्रॉप रोटेशन एक्सेट्रा. सो इट रिलाइज
ऑन टेक्निक्स, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, सच एज क्रॉप रोटेशन. It relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost, and biological pest control. Biological pest control. ओके, सो इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस लिख लीजिए. बेनिफिट्स क्या क्या थे? बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कि पहला ये इकोनॉमिकल फार्मिंग था, इकोनॉमिकल फार्मिंग. देन उसके बाद इसका नेक्स्ट बेनिफिट लिखिए, जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स. देन उसके बाद लिखिए, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, provides healthy food. Then environment safety, safety of environment. उसके बाद लास्ट बेनिफिट कौन सा था? इट गिव्स अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है. इट गिव्स अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, ये आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स थे. इसकी लिमिटेशंस में हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? जल्दी लिखिए. चैलेंजेस क्या थे या लिमिटेशंस या ड्रॉबैक? लिमिटेशंस कि इसकी पहली लिमिटेशन कि ये अभी उतनी पॉपुलर नहीं है, इट इज लेस पॉपुलर. देन शॉर्टर शेल्फ लाइफ, शॉर्टर शेल्फ लाइफ. ओके, देन इट गिव्स लो यील्ड. उसके बाद क्या था? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज और लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप. सो ये आपकी लिमिटेशंस थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एंड देन लास्ट में हमने क्या किया था? इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इसके 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे. हमने कहा था देयर शुड बी स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन. ओके, उसके बाद हमने कहा था रूरल एंड अर्बन लिंकेज होनी चाहिए, अर्बन लिंकेज. देन हमने कहा था देयर शुड बी बेटर फैसिलिटीज, better facilities in terms of infrastructure. Then more emphasis on what? Sustainable development. ओके, सो ये आपकी सारी रिविजन कवर होती है. आपको ये सारे समरी के पॉइंट्स लिखने हैं. अगर आपके कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएं तो आप प्लीज़ फिर से रिवाइंड करके वीडियो को फिर से उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो यू गाइज हैव टू जस्ट रिवाइज द प्रीवियस चैप्टर ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ. थैंक यू सो मच.